फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पे थे? 1861 का अधिनियम हम लोगों ने एंड कर दिया था। हमने आपको बहुत विस्तार पूर्वक 1861 के अधिनियम को बताया था। 3 चरण हम हर अधिनियम में कर रहे हैं। कोई भी अधिनियम ला रहे हैं तो उसके आने की पृष्ठभूमि क्या है, उसके आने का रीजन्स क्या है, वो अधिनियम लाया क्यों गया। पहला कॉन्सेप्ट अगर आप इतना समझ गए तो हर सब्जेक्ट की यही कहानी होती है, आपको हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा, उसकी विशेषता क्या है। तीसरा, उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या? कमी, प्रभाव, सीमा, लाभ। आप 1892 का परिषद अधिनियम पढ़ने चल रहे हैं और अभी तक आपने 1773 से लेकर के 1861 के अधिनियम तक को ख़त्म किया। आपको ये भली भांति या बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, संविधान कैसे बना, कैसे नहीं। ये सब संविधान के पिछले पृष्ठभूमि है, अर्थात संविधान तक आने की सीढ़ी जो है, बैकग्राउंड जो न्यू होती है, यहीं से शुरू होती है। इसके और पहले से शुरू होती है कानून, नियम, जो रीति रिवाज हैं, प्रथा हैं, वो सब और हैं, एक्स्ट्रा हैं। लेकिन ये जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। आइए बिना किसी देरी के हम 1892 का परिषद अधिनियम स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह वही हमारा कॉन्सेप्ट, आने का रीजन्स क्या है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखे होंगे कि हम मोटी हेडिंग में लिखी है आने का रीजन्स क्या है, कारण क्या है आने का। फ्रेंड्स, 1892 के अधिनियम पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ बल्ब की तरह जलता बुझता होगा कि एरिया कौन सा चल रहा है? 1892। और जब एरिया 1892 चल रहा है तो काफ़ी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना, 1873 में स्थानीय स्वशासन, बहुत सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब पढ़ने का मतलब क्या है, उसका रीजन्स क्या है पढ़ने का। उसका रीजन्स, जो पढ़ने का रीजन्स है वो ये है कि हम जो यहाँ पे बता रहे हैं उसका सिर्फ एक मकसद है, भारत के राजनीतिक वातावरण में बदलाव। अभी तक जो हमने आपको कहानी बताई कि आप 1885 में कांग्रेस का गठन देख चुके होंगे, 1873 में स्थानीय स्वशासन देख चुके होंगे। ये क्या है? भारत के राजनीतिक वातावरण में बदलाव क्यों लाया गया भैया? क्यों आखिर राजनीतिक वातावरण में बदलाव क्यों किया गया? रीजन्स क्या थे राजनीतिक वातावरण में बदलाव करने का? उसका सबसे बड़ा रीजन 1857 की क्रांति के बाद आप देखें कि 1861 का अधिनियम लाया गया। भारत के प्रशासन में बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। ब्रिटिश जो दमनकारी नीति थी, जो दमनकारी नीति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वह जारी रही। ठीक है, दमनकारी नीति ब्रिटिश की जारी रही और ब्रिटिश की नीतियों का विरोध होता रहा। राष्ट्रीय एकता पर बल, 1892 तक आते आते राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाने लगा। सुधारवादी आंदोलन आने लगा। सुधारवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। जगह जगह पूरे भारत में संगठन बनने लगे, स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ने लगी। तमाम ऐसे संगठन बनने लगे जो जा करके ब्रिटिश की मुक्ति चाहते थे। आगे आप पढ़ेंगे गरम दल, नरम दल, ठीक है, हिस्ट्री में। तो जब भारत का यही राजनीतिक वातावरण का बदलाव है, जो पाश्चात्य सभ्यता थी, संस्कृति थी, मैगजीन में फ्रांस की क्रांति वगैरह, जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में कोई क्रांति होती थी, कोई आंदोलन होता था, पूरे विश्व में ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन के खिलाफ जो कुछ भी होता था वह यह भारत के वासी पढ़ते थे, जो पढ़े लिखे थे, उनमें प्रचार होता था। एक तरीके से यह माहौल बन गया कि ब्रिटेन हमारे हितकारी के लिए नहीं है। लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि सरकार की नीतियां सरकार के लिए हैं, न कि हमारे लिए। हमारे देश से खनिज संसाधन बाहर जा रहा है, आर्थिक संपन्नता हमारे देश की लूटी जा रही है और हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। ये लाइन, ये भावना भारत के लोगों में आने लगी, घर करने लगी। तो तब जाकर के इनका जो राजनीतिक वातावरण हमने अभी बताया, विभिन्न प्रकार के संगठनों में बदलाव, विभिन्न प्रकार के संगठनों का गठन, कांग्रेस का गठन,
स्थानीय स्वशासन का निर्माण, तरह तरह का आंदोलन, गरम दल, नरम दल वगैरह वगैरह। तो ये सब इनका राजनीतिक वातावरण का बदलाव था। विरोध तो हो ही रहा था। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 1861 से लेकर के 1892 का जो समय था वो भारतीय नवजागरण का समय था। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो बहुत ही रुचिकर क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 75 बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये राष्ट्रीय चेतना का समय था। राष्ट्रीय चेतना का मतलब अभी हमने उसकी व्याख्या की, तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह के संघर्ष, तरह तरह के गुट, तरह तरह के विरोध का रास्ता, लोगों के दिमाग में सुधार वाली, लोगों के दिमाग में ब्रिटेन की नीतियों के खिलाफ बगावत, दमनकारी नीतियों और शोषणकारी नीतियों की आलोचना। तो इस हिसाब से ये जो दो पॉइंट हैं ये इम्पॉर्टेंट है। यही पॉइंट यहाँ के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर ली, 1892 की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। तीसरा, भारतवासी 1861 के अधिनियम से असंतुष्ट थे। असंतुष्ट क्यों थे? 1861 का जो अधिनियम था उससे भारतवासी असंतुष्ट थे। क्यों भैया? आखिर रीजंस क्या था असंतुष्ट होने का? पहली चीज, प्रशासन में ये मांग कर रहे थे सभी क्षेत्रों में अधिक स्वशासन की। हमने आपको 1861 में बताया था कि प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया था, लेकिन सर्वे सर्वा कौन था? गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है। अब प्रशासन के क्षेत्रों में इनको क्या कर दिया गया? अधिक से अधिक ये भारतवासियों की मांग थी, भारतवासी की मांग। क्यों कर रहे थे इस तरीके की मांग? क्योंकि इनको 1861 के अधिनियम से कोई लाभ नहीं हुआ था, नो लाभ। हमने आपको पहले ही बता दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि अंग्रेज जो कानून ला रहे हैं वो अपने लिए ला रहे हैं, न कि भारतीयों के लिए। इसलिए खुशी होने की भारतीयों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो भी नियम लाते थे विरोध को, और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं कि भारतीयों के लिए ये किया, वो झूठा है। किया, लेकिन क्यों किया उसके पीछे कहानी क्या है हम आपको बता चुके हैं कई बार कि ब्रिटेन वासियों को जब भी लगता था या ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जब भी लगता था कि हमारे खिलाफ बगावत हो रही है, इनको कैसे हम अपना समर्थन बनाए, तो थोड़ा सा 2 बूंद लड्डू दे देते थे। छोटा सा बच्चा रो रहा है, हमारे विरोध में जा रहा है, उसको क्या काम किए? 2 लड्डू पकड़ा दिए, वो चुपचाप खा के खुश हो गया, हमारी वाहवाही करने लगा। वही हाल ब्रिटेन गवर्नमेंट का था, ब्रिटेन सरकार का था, कंपनी का था। जब भी इनको लगता था कि भारत में अब बगावत की बू आ रही है, हमारी नीतियाँ, हमारी शोषणकारी नीतियाँ भारत के लोगों को पता चल रही है, ये क्या काम करते थे? कुछ देसी रजवाड़े थे उनको मिला लेते थे, अंग्रेज समर्थित इलिट वर्ग को मिला लेते थे। क्लर्कियल ग्रेड की जो सर्विस थी उसको वो ये बनाए ही थे। यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा में जिनको ये भर्ती करते थे वो इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थन भारतीय थे, उनको ये बैठा देते थे परिषद में। इस तरीके से इनका बहुमत होता था। भारतीयों को लगता था कुछ सुधार हो रहा है, भारतीय जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में कुछ भी नहीं था। ओरिजिनल में कुल मिला के यही था कि अंग्रेजों की ही चलती थी, अंग्रेजों की ही बातें चलती थी, अंग्रेजों का ही कानून चलता था, अंग्रेज ही लूटते थे। अब बात समझ में आई? तो इसीलिए जो भारतीय थे प्रशासन के सभी क्षेत्रों में मांग करने लगे। दूसरा, भारत में प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना के लिए आवश्यक संवैधानिक सुधार की मांग पर जोर। ये क्या पॉइंट है? संवैधानिक सुधार की मांग तो अलग है, प्रातिनिधिक संस्था कौन सी है? प्रातिनिधिक संस्था वही विधान परिषद, विधानमंडल, वही स्थानीय स्वशासन वो। तो विधान परिषद का जो विस्तार है, अब ये संवैधानिक विस्तार, ये संवैधानिक सुधार की मांग है। विधान परिषद का जो विस्तार है उसमें अधिक अधिकार मांगा गया। अधिक अधिकार में क्या है कि भाई हम जैसे बजट आ गया, ठीक है, अब बजट आ गया, बजट आने के बाद, ठीक है, बजट आने के बाद क्या होता था? भैया बजट आ गया है, आ जाओ बैठ जाओ, बुला लो, सबको बुला लो, आ जाओ बैठ जाओ, हम बजट पारित कर रहे हैं। रेल के लिए 2 करोड़, आर्थिक के लिए 4 करोड़, उद्योग के लिए 2 लाख, शिक्षा के लिए 1 लाख, तरह तरह से। तो इसमें जो भारतीय सदस्य का अथवा विरोधात्मक सदस्य हर समय में रहते हैं
वो थे, वो सोचते थे कि इन्होंने तो बजट पारित कर दिया, लेकिन भारत में तो कुछ हो नहीं रहा है। तो 1861 के अधिनियम में जो हमने लिखाया था कि वाद विवाद कर सकते थे, वो वही था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, इसीलिए ये असंतुष्ट थे, इसीलिए ये अधिक अधिकार की मांग कर रहे थे कि हम बजट पे जो वाद विवाद करते हैं, जो बहस करते हैं, वो अब से उससे नहीं चलेगा। अब हम बजट पे वाद विवाद करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ आपने पैसा खर्च किया, कितना विकास हुआ, कितना नहीं। लेकिन हकीकत में कुछ होता है? नहीं होता। क्यों? अंग्रेज की सरकार थी, एक आध क्वेश्चन कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी बहुमत किसकी थी? अंग्रेजों की ही थी। तो और दूसरा, भारतीयों की संख्या में वृद्धि। इनका कहना था कि जब अंग्रेज समर्थित लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों की चलती नहीं। जैसे 4 सदस्य हैं, 4 में 3 अंग्रेजों की भाषा बोला, एक भारतीय जनमत की भाषा बोला, तो एक खुद ही दब जाता था। इनको लगा कि जब भारतीयों की संख्या, इनको लगा मतलब भारतीय जनमत को लगा, संगठन बनाने वाले को लगा, विधान परिषद में सदस्यों को लगा कि जब भारतीयों की संख्या में वृद्धि होगी, अगर 2 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, ठीक है, अगर ये 10 आ गए तो जहाँ 6 लोग वहाँ 10 लोग, तो हमारी बात उठेगी, हम अधिक से अधिक बोल सकेंगे। तीसरा, और ऊपर से निर्वाचित भारतीय सदस्य हों। हमने आपको कौन से अधिनियम में बताया था कि गवर्नर जनरल या वायसराय अपनी अनुपस्थिति में किसी अध्यक्ष का नामांकन कर सकता है या कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकता है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो निर्वाचित भारतीय सदस्य हों। निर्वाचित भारतीय सदस्य का क्या लाभ है? अगर वो निर्वाचन होके जाएंगे तो निर्वाचन होगा। आप निर्वाचन की कहानी से भली बात परिचित हैं। चुनाव उसको जाता है जो जनता की आवाज़ को उठाता है, और जनता की आवाज़ कौन उठाता है? जिसको जनता से लगाव होता है। तो ये अगर निर्वाचन होके जाएंगे तो विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य हैं, अगर वो निर्वाचित होकर के आ गए तो सरकार का सीधा विरोध करेंगे। ठीक है, सीधा विरोध करेंगे। कोई बात नहीं, हम विरोध कर रहे हैं सरकार का, हम सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, हम सरकार को नहीं मानते, ये हमारे माई बाप नहीं है, इस तरीके के कोई सिद्धांत आएगा। इसीलिए निर्वाचित भारतीय सदस्य की मांग देने पे जोर हुई। 1873 में स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत आ गया था। आपको तीसरा प्रश्न है आपके लिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में कब हुई? चौथा प्रश्न है, कहां पर इसे प्रथम बार लागू किया गया? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत पर गठित नगर पालिका और स्थानीय बोर्ड सफल हो गया। क्यों सफल हो गया? क्योंकि वहां पर भारतीय जनमत था। जब ये इसकी सफलता आ गई, होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है और कहीं से उसको सफलता का कोई एक सुराग या कोई एक किरण मिल गई, तो उसको फिर पूछने की जरूरत नहीं होती। 100 असफलता पर एक छोटी सी सफलता की बूंद या एक छोटी सी सफलता की किरण बहुत भारी पड़ती है। 7 जन्मों की यह सफलता पर एक जन्म की यह सफलता बहुत भारी पड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, सफलता जब आने लगती है तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। सफलता जब आती है तो चारों तरफ से आती है। यही हाल असफलता का भी है। असफल कोई व्यक्ति होता तो चारों तरफ से असफल हो जाता है। तो लेकिन जब ये सफल हो गया, तब भारतीयों को लगा कि हम अपना स्वशासन चला लेंगे, हम अपना सरकार चला लेंगे, हम खुद कर लेंगे। तब इसकी सफलता ने उदारवादी सुधारों पर जोर दिया। उदारवाद सुधार का मतलब कि हम अपना कानून बनाएंगे, हम अपने कानून के द्वारा सरकार चलाएंगे, हम निर्वाचित सदस्य भेजेंगे, तरह तरह की मांगे होने लगी। वो सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िएगा। यहाँ पर हम केवल संवैधानिक बातों को उठा रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को जोड़ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी ये सब किसी किताब में आप पाएंगे नहीं, गारंटी है। एम लक्ष्मीकांत ने भी नहीं लिखा है इस चीज़ को। आने का रीजन क्या था, चाहे आप छठा एडिशन उठा के देख लीजिए, चाहे पुराना एडिशन उठा के देख लीजिए, उसमें रीजन से कहीं नहीं दिखाया गया है कि कोई अधिनियम क्यों लाया गया। उसमें विशेषता दे दिए हैं, थोड़ा सा एक आध दो लाइन इंपॉर्टेंस दे दिए हैं, बाकी
कहीं भी आने का कारण नहीं है। और जब तक आप आने का कारण नहीं समझेंगे, आप कोई भी अधिनियम जिंदगी भर रट्टा मारेंगे, एग्जाम के टाइम 1909 1919 हो जाएगा, या 1861 1858 हो जाएगा, और यही हर बार होता है। ठीक है, तो ये उदारवादी सुधारों पर जोर दिया गया। यही सब 1892 के परिषद अधिनियम के आने की कहानी है, आने की पृष्ठभूमि बनी। 1892 का अधिनियम इसलिए आया। अब इसकी विशेषता क्या है, हमने क्या देखा, 1892 का परिषद का अधिनियम क्यों लाया गया, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, एक झलक मिल गई, एक सुराग मिल गया। अब इसकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता, अब विशेषता आती कहां से है ये भी समझ लीजिए। अगर आपको कारण पता है तो आप विशेषता लिख ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि विशेषता हम रट लेंगे, तब आप रटी रटाई 2 4 6 लाइन लिख पाएंगे, इसके बाद भूल जाएंगे। आपको आंसर 200 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द जाते जाते आपकी रटंत विद्या की कहानी धराशायी हो जाती है। ठीक है, विशेषता क्या है, केंद्रीय और विधायी परिषदों की में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब इसको समझिए, केंद्रीय और विधान परिषदों, जो केंद्रीय परिषद थे अर्थात गवर्नर जनरल या वायसराय और उसकी परिषद, और जो प्रांतीय परिषद थे, उनमें क्या हुआ, उसका गठन पुनर्निर्माण किया गया, वो फिर से बना। फिर से क्या बना, उसमें सदस्य बढ़ा दिए गए। कौन से सदस्य बढ़ा दिए गए, गैर सरकारी सदस्य बढ़ा दिए गए। गैर सरकारी सदस्य में कौन बढ़ा दिए गए, भारतीय बढ़ा दिए गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारतीय बढ़ा दिए गए, उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। जैसे किसी गाड़ी की इंजन खराब है और गंतव्य स्थान पे 100 कदम जाना है, कुछ लोग धक्का दिए, 1 कदम चली, फिर अगला कदम चली, लेकिन क्या वो सही तरीका है, नहीं। लेकिन सकारात्मक इशू क्या है, एक एक कदम चल रहा है। वैसे इन सब अधिनियमों का सकारात्मक कदम क्या है, आप हर अधिनियम में लिखते समय डाल सकते हैं कि इनका सकारात्मक कदम क्या था, संवैधानिक दिशा में सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन पर जोर, ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों का शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। धीरे 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 1942 पे हम आ रहे हैं। ठीक है, 1942 का मतलब आजाद भारत पे, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। रास्ता वही है 1942 या 1947। ठीक है, रास्ता है 1947, अभी कहाँ है 1892, यानी 1947 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और अभी हम 1892 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन बढ़ तो रहे हैं। तो केंद्रीय और विधान परिषद में जब ये इनकी सदस्य बढ़ा दी गई, केंद्र में कितना कर दिया गया, कम से कम 10, अधिक से अधिक 16, और विधायी परिषद में कम से कम 6, अधिक से अधिक 20। अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 20 सदस्य। अब इसमें गैर सरकारी सदस्य यानी भारतीयों की कुछ संख्या बढ़ गई, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जहां एक झापड़ कोई मारता था, वहां 2 झापड़ पड़ने लगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। इधर भारतीय बढ़ते थे तो उधर अंग्रेज भी बढ़ते थे, लेकिन एक के बजाय 2 मारा, ये सकारात्मक कदम। जैसे सारे अधिनियमों को समझने का एक नियम आप समझ लीजिए, जैसे कोई गिलास है, उसमें वाटर आधा भरा हुआ है, पानी आधा भरा हुआ। आप एक एग्जामिनर हैं, कंपटीटर हैं, एग्जाम देते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप उसको नकारात्मक दृष्टि से कैसे देखेंगे, गिलास आधा खाली, आप कंपटीशन से बाहर हो गए। सकारात्मक दृष्टि से क्या देखेंगे, गिलास आधा भरा हुआ है, आवाज आई, गिलास आधा भरा हुआ है, इसका मतलब आप सफल होने पे जा रहे हैं। ठीक, दूसरा विधान परिषद। अब यहां पर ये देखिए इन्होंने क्या लाया, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद या बहस करने का अधिकार मिल गया, किंतु मत देने व संशोधन करने का अधिकार नहीं मिला। इस अधिकार से भी वंचित रहे। विधान परिषद के जो सदस्य थे, हमने आपको शुरू में बताया कि वो जब बजट आता था तो उस पर वाद विवाद कर सकते थे। अच्छा, आपने 2 लाख रुपया किया कृषि पर, इतना खर्च किया कृषि पर, लेकिन रुकिए, भी आगे देखिए, यहां पर लिखा है बजट पर वाद विवाद, ठीक है, या बहस करने का अधिकार तो इनको मिल गया, ये बहस कर सकते थे, इसका मिल गया, किंतु मत नहीं दे सकते थे, इस अधिकार से वंचित रखे। अगर विधेयक में कुछ संशोधन करना है या बजट में कुछ संशोधन करना है, संशोधन नहीं कर सकते थे।
तीसरा, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है जो जनहित से संबंधित मामला था उसमें प्रश्न पूछ सकते थे कुछ सीमा के भीतर, किंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसमें आप डिफरेंस समझिए, ये क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न क्या होता है। जैसे जो मेन मुद्दे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना चालाक थी कि जो मेन मुद्दे थे वो अपने पास रख लिया। अभी आप आगे पढ़ेंगे, अपने पास रख लिया। अपने पास का मतलब भाई आर्थिक है, रेल है, युद्ध है, वो सब विधेयक में भारतीय कुछ नहीं कर सकते। ना कोई पहले ही ला दिया कि कोई कानून नहीं बनाएगा, कानून हम बनाएंगे, कानून आप लोग बनाओ, बहस करो, लड़ो झड़ो खूब, अंतिम निर्णय मैं करूंगा। ठीक है, अब अंतिम निर्णय मैं करूंगा यानी गवर्नर जनरल या वायसराय। इनकी बात, इनके अंदर जैसे कोई लड़का खिसिया रहा हो किसी को मारने के लिए, लेकिन अंतिम निर्णय किसी और का आएगा। तो यही होता था, ये आपस में बहस करते थे, सदस्य ही आपस में बहस करते थे। इन्होंने तो 2 लाख कृषि पर खर्च कर दिया, कैसे कृषि की सिंचाई होगी, 1 लाख रुपए उस पर शिक्षा पे खर्च कर दिया, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा सदस्य उससे बोला, तीसरा सदस्य उससे बोला, लेकिन फाइनली जजमेंट गवर्नर जनरल या वायसराय का। इन्होंने तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ये कहने का इनको अधिकार नहीं था कि चलो हम इसमें संशोधन कर देंगे, चलो हम इसमें संशोधन करवा देते हैं, हम पूछ लेते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा, कोई सदस्य जैसे, मान्यवर माय लॉर्ड, आपने इकोनॉमी पर कितना खर्च किया है, शिक्षा पर कितना खर्च किया। उधर से गवर्नर जनरल या वायसराय या उसकी केंद्रीय परिषद का कोई सदस्य बोला, या विधायी परिषद का कोई सदस्य, अंग्रेज समर्थित सदस्य बोला, मंत्री बोला कि 1 लाख रुपया, बस बैठ जाए। अब सरकार के जो परिषद के सदस्य थे उनको ये बात पूछने का अधिकार नहीं था कि आपने 1 लाख रुपया कहाँ पे खर्च किया, क्यों 1 लाख खर्च किया, किस दिशा में खर्च किया, उसका प्रॉफिट क्या है। ये पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को या गैर सरकारी सदस्यों को या विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों को नहीं था। ठीक, अब समझ में आया। हाँ, तो ये था परिषद के सदस्य। जैसे जनहित का जो सवाल था, अक्सर जनहित के सवाल ही भारतीयों के पास होते थे। अब देखो, जो मेन सवाल थे, जो मेन डिपार्टमेंट था वो तो लेके गए अंग्रेज। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो पेचीदा मामले थे, बजट में पेचीदा मामले में पैसे के कोई प्रबंधन नहीं, और ये सब जो पेचीदा मामले हैं वो पकड़ा दिया भारतीयों को, भारतीय परेशान। तो इस हिसाब से परिषद के जो सदस्य थे, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों, सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर केवल वाद विवाद कर सकते थे, न तो उसे परिवर्तित कर सकते थे और न ही कोई प्रस्ताव रख सकते थे। इसको समझिए ये क्या कह रहा है। परिषद के सदस्य, यहाँ पर हमने लिखा है केंद्रीय और प्रांतीय दोनों। केंद्रीय का मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय और उसकी सह परिषद, और प्रांतीय का मतलब प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य। अगर ब्रिटिश सरकार भारत के संबंध में कोई विधेयक प्रस्तुत कर रही है तो ये दोनों सदस्य, ये दोनों परिषद के सदस्य कोई भी उस पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, केवल वाद विवाद कर सकते थे कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा होना चाहिए था, बस। और ना ही उसको प्रस्तुत कर सकते थे, ना ही उस पर संशोधन कर सकते थे, ना ही उसको रोक सकते थे, ना ही उसको परिवर्तित करने के लिए कोई कदम उठा सकते थे। तो ये इसकी विशेषता थी। अब आइए हम मूल्यांकन पे चलते हैं। 1892 का परिषद अधिनियम का मूल्यांकन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना की ओर प्रमुख कदम। प्रतिनिधिक सरकार क्या होती है, यही भैया विधायी परिषद। विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि, ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि, ये प्रतिनिधिक सरकार। दूसरा, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में क्या है, स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित होकर के आएंगे या मनोनीत होकर के आएंगे, वो अलग मैटर है। कुल मिलाकर के प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना धीरे धीरे हमने शुरू में बताया ना कि धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तो प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना होने लगी।
भारतीयों को कुछ अधिकार दे दिया गया, जैसे वो बजट पर चर्चा कर सकते थे, बजट पर वाद विवाद कर सकते थे, कुछ अंश तक पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। यहाँ पर हमने लिखा है, कंफ्यूज कदाप मत होइएगा, यहाँ पर हमने लिखा है पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यहाँ पर हमने लिखा है पूरक प्रश्न कुछ अंश तक। जैसे पूरक प्रश्न में केंद्रीय विधान परिषद का कोई सदस्य या कोई विधेयक ये आया कि भाई कृषि के लिए 2 लाख रुपया, अच्छा 2 लाख रुपया है। अब विधान परिषद का सदस्य पूछा 2 लाख रुपया है, ठीक है, ओके माय लॉर्ड, बैठ गया। फिर थोड़े सा, ये 2 लाख रुपया क्या आप बताने की कृपा कर सकते हैं कि कहाँ खर्च हुआ, बस इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी बहुत ही विरोध के बाद पूछा जा सकता था। इसे आप कुछ अंश तक कह सकते हैं, कुछ अंश तक आपस में पूछ सकते थे। ये क्या था, संवैधानिक सुधारों की दिशा में प्रगति का चरण था। आज हमारे संविधान में क्या होता है, अच्छा खासा लोकतंत्र दिखता है। कोई विधेयक पारित हो रहा है तो समिति की तरफ जाएगा, कई सारे चरण होते हैं। विधेयक कैसे पारित होता है ये हम आपको पढ़ाएंगे, जब संसद होता है बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से ये संवैधानिक सुधारों की दिशा में कदम था। बजट पर चर्चा हो गई, वाद विवाद हो गया और पूरक अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया गया। इस तरीके से ये सब आ गया कि इनको कुछ अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसमें कमियां क्या थी, फिर वही ज्यों का त्यों, वही गिलास आधा खाली है गिलास आधा भरा हुआ है। जब आपको कमियां निकालनी हो तो आप बस केवल एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, गिलास आधा खाली है। गिलास आधा खाली का मतलब क्या है, गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों की संख्या कम थी। अभी भी सिद्धांत में यह लागू हो गया कि भारतीय बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन व्यवहार में उनके सदस्य संख्या कम हो गई, कम कर दी गई और अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों के अधिकार बहुत सीमित थे। परिषद जो है कानून बना सकते थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल या वायसराय की अनुमति से ही बना सकते थे। उन्हीं की नज़र में वो कानून सही था तो ही लागू होता था। परिषदों में जो था, हमने शुरू में बताया, ब्रिटिश भक्त लोगों का ही बाहुल था। ये जो ब्रिटिश भक्त थे यही लोग वहाँ कानून बनाते थे। कुल मिला जुला करके कमी में मुख्य कमी ये थी कि ब्रिटेन जो चाहता था वही करता था, गवर्नर जनरल या वायसराय जो चाहता था वही वो मनवाता था, वही करता था। विधान परिषद की तरफ सैद्धांतिक रूप से बढ़ लिया गया था, लेकिन उसका व्यवहार में भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा मांग नहीं था, भारतीय बहुत ज़्यादा लाभ नहीं था। भारतीय जो चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। लेकिन इसके बावजूद गिलास आधा भरा हुआ है। इसके बावजूद हम सुधार की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विधानमंडल की रचना हो गई, भारतीय कुछ मात्रा में भारतीय प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ मात्रा में आंदोलन हो रहा है, कुछ मात्रा में हमको संगठन करने का अधिकार मिल गया है। हम धीरे 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 1947 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। पीछे मुड़ के देखिए, आए कहाँ से थे, 1700 शताब्दी, 17वीं शताब्दी से हमने स्टार्ट किया। आपको ये समझ लीजिए कि 17वीं शताब्दी से लेकर के, ठीक है, 1700 औरंगजेब की, चलिए आप आज बता दीजिएगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, 5वां प्रश्न है आपका, प्रश्न नोट कर दिएगा। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, किस सन में हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु तक क्या था, अंग्रेज धीरे धीरे भारत में बसना शुरू कर दिए थे। ये भी हमको साथ में बताइएगा, अंग्रेजों ने पहली लड़ाई भारत में कहाँ लड़ी, किसके साथ लड़ी, उसका परिणाम क्या हुआ। हमको फैक्ट आप बताइएगा, एनालिसिस तो हम कर ही देंगे। एनालिसिस जब आपसे करने के लिए कहेंगे तब आप करिएगा, आप हमको फैक्ट बताइएगा। तो इस हिसाब से आप 17वीं शताब्दी का मोटा मोटा मान लीजिए। 1700 से लेकर के हम कहाँ तक आ गए, 1892 तक अभी आ चुके हैं। ठीक है, और हमको पहुँचना कितना है, 1947। 1700 से लेकर 1700 किलोमीटर से लेकर के 1947 तक, 1700 किलोमीटर के पहले हाईवे था, 1947 किलोमीटर के बाद हाईवे है। 1700 से लेकर के 1947 तक के बीच की जो सड़क मार्ग है, गड्ढा है, कीचड़ है, कच्ची सड़क है, बालू है, पत्थर है, बिजली है, वन है, जंगल है, तमाम इतना संकट है, नरक है उस सड़क पर। और आपके लिए आवश्यकता है कि आपको उसी मार्ग पर जाना है। तो अभी हमने 1700 तक सफ़र हमने तय किया, फिर 1700 से बाद लेकर के कहाँ पे आ गए, 1892 पे। और अभी कितना जाना है, 1947। बचा कितना है, सोच लीजिए, 47 8 55, 55 किलोमीटर की दूरी और तय कर लें, हम पुनः हाईवे पे आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इसकी कमी, मूल्यांकन वगैरह वगैरह। अब आपको करना क्या है,
इसको बाकायदे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा सीधा सीधा 1909 पे आके गिरेंगे। हम कहाँ जंप लगाए? 1909 पे आ गए। ठीक है, तब कितने किलोमीटर की दूरी बची? 47 में से 9 हटा दीजिए। तो इस हिसाब से आप समझिए, और जितना हमने प्रश्नों को कहा है उतना आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम।